हेलो गाइस, माय नेम इज आशीर्वाद सैनी और मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स का कोर्स लेकर आया हूँ जो कि हम कम से कम टाइम में कवर करने वाले हैं। विद इन 10 आवर्स के अंदर हम इसे कवर करेंगे और एनसीईआरटी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम इसे कवर करेंगे। आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के डेरिवेशंस भी, और प्रीवियस ईयर्स के हो सकता है न्यूमेरिकल भी हम क्या करें इसमें कवर करें। और एनसीईआरटी के आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल करने पड़ेंगे और मेरे 2 से 3 बार आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे और गारंटीड आपके 75 में से 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। हम इस पूरे कोर्स को फर्स्ट यूनिट से लेके 14 यूनिट तक हम सारे का सारा विद इन 10 आवर्स के अंदर इसे पूरा करने वाले हैं। और जिस बच्चे ने अब तक कोर्स नहीं पढ़ा है या डर लग रहा है किसी को फिजिक्स, या जो जेई मेन वाले बच्चे हैं, वो भी इसे क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सभी के सभी आपको नोट्स 1 to 14 यूनिट तक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। इट डजेंट मैटर आपने अब तक पढ़ाई की है या नहीं की है, या किसी को फिजिक्स से डर लग रहा था, अभी भी उसके पास क्या है, टाइम है, थोड़ा सा अवेलेबल टाइम है। इसमें भी आप अगर रीड कर सकते हैं, नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल्स कर सकते हैं, तो गारंटीड 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लेट अस स्टार्ट विद यूनिट 7। आज ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी ईएमआई का ही एक पार्ट। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में और डायरेक्शन रिवर्स होती है पीरियोडिकली। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ऑल्टरनेटिंग बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक्चुअल में होता क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड तो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा और डायरेक्शन रिवर्स होती रहेगी पीरियोडिकली। उसे बोला जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर देखें ऑल्टरनेटिंग करंट की, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आप साइन में भी रख सकते हैं या कॉस में भी रख सकते हैं, जिनकी फिगर या ग्राफ साइड में दिए हुए हैं। एक साइन का ग्राफ है और एक क्या है, कॉस का ग्राफ है। इसमें जो आई नॉट है वो क्या कहला जाता है, आपका करंट एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहला जाती है। सिमिलरली हमारा जो ईएमएफ या वोल्टेज होता है whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is known as alternating EMF। EMF में क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा और डायरेक्शन रिवर्स होती रहेगी पीरियोडिकली, तो वो हो जाएगा हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हो जाएगा। इसकी भी दो वैल्यू ले सकते हैं, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या E इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, हमारे पास सपोज करते हैं रेजिस्टेंस है और एक कुछ टाइम के लिए, टी टाइम के लिए यहाँ पे स्टडी करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो उस स्टडी करंट की वजह से रेजिस्टेंस के अक्रॉस टी टाइम में कुछ हीट जनरेट हुई होगी। अगर एसी करंट भी इस रेजिस्टेंस में इतने ही टाइम पीरियड में इतनी ही अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है, तो वो वैल्यू हमारी क्या कहलाई जाती है, आरएमएस वैल्यू कहलाई जाती है। तो डेफिनेशन, इट इज द स्टडी करंट व्हिच व्हेन पास थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन टाइम विल प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एज एसी डज इन सेम रेजिस्टेंस एंड इन सेम टाइम। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें करंट की एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू माननी पड़ेगी। हमने मानी है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज करंट थ्रू आर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम dt। हम मान के चल रहे हैं जो करंट है आर के अक्रॉस वो स्मॉल टाइम dt के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कितनी हो जाएगी, dh इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी dt सॉरी। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 10th क्लास में एक फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ा था, वो फॉर्मूला हमने यूज किया है स्मॉल के लिए। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमने क्या मानी थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद हमारा ये टर्म बन जाएगी। अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और टोटल अमाउंट ऑफ हीट किसके लिए निकालनी है, ओवर हाफ साइकिल या हाफ पीरियड के लिए, t/2 टाइम के लिए हमें निकालनी है। तो क्योंकि पूरी साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, जीरो, एवरेज वैल्यू जीरो आती है, तो हम हाफ लाइफ के लिए लेके चलेंगे। तो हाफ लाइफ के लिए dh का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to t/2 हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई नॉट स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसे बेसिकली एक फॉर्मूले में ब्रेक करना पड़ेगा जो कि आता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। 2 को हम बाहर लेके आ जाएंगे और 1 का dt के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो t आ जाएगा, और cos 2 ओमेगा टी का dt के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। फिर हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने से पहले ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई टी होती है। तो वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल टी की जगह पहले t/2 आ जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे t/2, फिर माइनस, फिर आपका t की जगह 0 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके आपका ये आ जाएगा। इसमें से ये जो वैल्यू आएगी साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू भी 0, मतलब बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, केवल फर्स्ट टर्म बचेगी आपकी t/2। तो फॉर्मूला h का आ जाएगा h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 4।
अगर हम ये मान के चलते हैं कि IRMS इज द RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, IRMS हमने RMS वैल्यू मान ली है ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो हीट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, और T कौन सा होगा, हाफ साइकिल के लिए जो T टाइम पीरियड, सेम टाइम लेना है दोनों के लिए, तो फॉर्मूला ये रहेगा। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने से हमारा R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल T से कैपिटल T, और 2 से 4 कैंसिल आउट होकर 2 बचेगा, और IRMS की वैल्यू जो आ जाएगी अंडर रूट सॉल्व करके आई नॉट अपॉन रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू सॉल्व 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू सॉल्व करके आती है 0.707, ये हमारी IRMS। सिमिलरली अगर हमें EMF में RMS वैल्यू निकालनी है तो वो भी सेम आएगी, E नॉट बाई रूट 2 या 0.707 ऑफ E नॉट। IRMS को हम IV से भी डिनोट कर सकते हैं, या ERMS को हम EV से, मतलब कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा AC थ्रू अ रजिस्टर। अगर हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या मान के चल रहा है, कैपिटल R मान के चल रहा है, और उसके अक्रॉस में हमने क्या लगाया हुआ है, एक EMF E लगाया हुआ है, और उसमें करंट पास हो रहा है। ये हमारा बेसिकली फर्स्ट वाला डायग्राम ये है। इसमें E हमारा क्या है, ऑल्टरनेटिंग EMF है, I हमारा करंट जनरेट हो रहा है इसकी वजह से, और R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF जो होगी वो कितनी होगी, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी मान के चल रहे हैं। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा है इंस्टेंटेनियस EMF ड्यू टू सोर्स इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो इंस्टेंटेनियस EMF हमारा कितना था, कैपिटल E है, और पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी आ जाएगी, I इंटू आर निकल के आ जाएगी। तो I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन R, E की वैल्यू हमने पहले इक्वेशन में कैलकुलेट लगाई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R, और यहाँ पे जो E नॉट अपॉन R है ये हमारा क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाएगी, जिसे हम I नॉट से डिनोट कर देंगे। तो I इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन से ये पता लगता है कि दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, मतलब कि दोनों क्या है, सेम फेज में है। और सेम फेज में है तो हम यहाँ पे दो डायग्राम और बना सकते हैं। एक तो फेजर डायग्राम हो जाएगा जो कि दिखाया है, एक एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट फ्रेम या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और I और E दोनों क्या चल रहे हैं, सेम फेस में चल रहे हैं और विद एंगल ओमेगा टी। और दूसरा डायग्राम हमने ग्राफ बनाया है साइन वेव का, एक हमारा EMF के लिए है साइन वेव, और दूसरी करंट के लिए हमारी क्या है, वेव है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है AC थ्रू एन इंडक्टर। अब हमारे पास इंडक्टर लिया है जिसका इंडक्टेंस हमारे पास कितना होगा, L होगा, और E हमारे पास क्या होगा, इसका EMF लगा दिया हमने, ऑल्टरनेटिंग EMF लगा दिया, और इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है, L है। करंट पास होगा, करंट पास होने से क्या जनरेट होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा जो कि अपने ही सोर्स का अपोज कर रहा होगा, और उसका सोर्स कौन है, करंट। मतलब जो इंड्यूस्ड EMF जहाँ पे जनरेट होगा वो I का क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF मान के चलते हैं, जो हमारी वैल्यू कितनी है, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस अक्रॉस L के अक्रॉस कितना EMF जनरेट हुआ होगा, ये हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, E इक्वल्स टू माइनस L डी आई बाई डी टी। तो टोटल हमारे पास EMF कितना होगा, एक हमारे पास ये जो कि L के अक्रॉस हुआ था, और जो हमने लगाया था ऑल्टरनेटिंग EMF, इन दोनों का एडिशन हमारे पास टोटल आ जाएगा, टोटल EMF सर्किट इतना आ जाएगा। अब इंडक्टर के पास कोई भी ऐसा सर्किट एलिमेंट नहीं है जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब टोटल जो EMF हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 KVL के हिसाब से। E इक्वल्स टू माइनस L डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, L डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0, और डी की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी E अपॉन L इंटू डी टी। E की वैल्यू हम पुट कर देंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, E नॉट साइन ओमेगा टी बाय L इंटू डी टी। इसे इंटीग्रेट करेंगे DI को, और राइट दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो DI पे भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। DI का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, I E नॉट अपॉन L हमारा बाहर आ गया था, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओमेगा को हम बाहर लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा माइनस E नॉट अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। कॉस को हम किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन में, तो साइन में चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। फिर से यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे साइन से, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, E नॉट अपॉन, और ओमेगा L को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, XL। ये XL एक्चुअल में होता क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे कि रेजिस्टेंस होता है ऐसे इंडक्टर में रिएक्टेंस होता है जिसे हम XL से डिनोट करते हैं, और वैल्यू होती है इसकी ओमेगा L। तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है E नॉट अपॉन XL इक्वल्स टू E नॉट अपॉन XL इंटू साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। और E नॉट अपॉन XL हमारा क्या काम होगा, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाएगी, जिसे हम I नोट से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक हमारे पास करंट की इक्वेशन आती है और दूसरी इक्वेशन आती है इंस्टेंटेनियस EMF की। अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो पहले वाली जो इक्वेशन थी E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी थी, और ये वाली जो इक्वेशन आई है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब इसमें ओमेगा टी में से माइनस पाई बाई 2 क्या हो रहा है,
सॉरी ओमेगा टी में से पाई बाय 2 एंगल क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जो करंट हो रहा होगा उसका जो फेज है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, जबकि ईएमएफ का जो फेज है वो क्या है, आगे जा रहा है। तो दोनों इक्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ईएमएफ लीड्स कर रहा होगा बाय करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2, या हम ये कह सकते हैं कि करंट पीछे चल रहा होगा ईएमएफ से बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। और इनका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ये शो किया हुआ है, कोऑर्डिनेट फ्रेम लिया एक्स वाई, और ई हमारा क्या है, टोटल ईएम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ था ई, जिसने एंगल कितना बनाया ओमेगा टी। अब ये लैग कर रहा है, तो लैग करने में एक्स एक्सिस से क्या जाएगा, नीचे जाएगा करंट, जो कि कितना आगे होगा, 90 डिग्री पीछे की तरफ होगा। तो ईएमएफ 90 डिग्री आगे जा रहा है और करंट 90 डिग्री क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सिमिलर ऐसी टॉपिक ये आता एसी थ्रू कैपेसिटर। इस बार हमने क्या माना है, कैपेसिटर माना और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ लगाया। इसकी हमारे पास वैल्यू होगी E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्योंकि सर्किट एलिमेंट है हमारे पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ड्यू टू सोर्स इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। हमारे पास फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू सी, हमने बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा था, या E इक्वल्स टू क्यू बाई सी, वहां पे हमने पढ़ा था V, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ E पढ़ेंगे। तो E इक्वल्स टू क्यू बाई सी या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C, E की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की, E नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन, दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, dq बाई डी टी इक्वल्स टू सी ई नॉट, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा। इस ओमेगा सी को पहले लिख लेंगे ओमेगा सी इंटू ई नॉट, और कोस को फिर से हम साइन में चेंज करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 या साइन 90 प्लस थीटा। ओमेगा सी को हम क्या लेके आएंगे, ई नॉट के नीचे लेके जाएंगे, ई नॉट और अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहाँ पे जो 1 अपॉन ओमेगा सी होगा वो हमारा क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे हम एक्स सी से डिनोट करेंगे। और हमारा ई नॉट अपॉन एक्स सी को हम क्या लिख लेंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी करंट की I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखें तो फर्स्ट इक्वेशन थी E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन आती है आपकी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब इसमें ईएमएफ क्या कर रहा है, पीछे चल रहा है करंट से, या ये कह सकते हैं कि करंट आगे चल रहा है किससे, ईएमएफ से, बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। So from equation first and second, we conclude that current leads the EMF by phase angle of pi by 2 और EMF lags behind the current by phase angle of pi by 2। ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब इसी से एक रिलेटेड टॉपिक आता है यहाँ पे, अब सीरीज कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। इंडक्टर और रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो हमने एक इंडक्टर माना है और एक रजिस्टर माना है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VL होगी, और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी VR, और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन एक इंस्टेंटेनियस EMF से कनेक्टेड है E। तो VL की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, I इंटू एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। ऐसे VR क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से, I इंटू आर होगा। अगर हमें E, VL और VR में रिलेशन निकालना है तो हमें एक फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फेजर डायग्राम बनाया गया है, जिसमें हमें पता होता है जो रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट और EMF दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस पे इन दोनों को मान लिया है, करंट को भी और उसका EMF को भी, VR को। अब इंडक्टर में हमने एक अभी केस पढ़ा था कि जो EMF होता है इंडक्टर का, वो लीड्स करता है करंट से बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो करंट हमने कौन सी एक्सिस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो EMF होगा इंडक्टर का वो कौन सी एक्सिस पे चला जाएगा, वाई एक्सिस पे। इनका जो रिजल्टेंट है दोनों का, VL और VR का, हमने क्या माना है E, और E ने एक्स एक्सिस के साथ में कुछ फेज एंगल बनाया होगा, फाई बनाया होगा। तो हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं OAB। OAB ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA की वैल्यू हमारे पास कितनी है, VR, तो VR का स्क्वायर, और AB की वैल्यू हमारी कितनी है, VL है, तो VL का स्क्वायर, और OB की वैल्यू कितनी है E, तो E का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, VR की वैल्यू पुट करेंगे, VL की वैल्यू पुट करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा, I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू पुट करके कितना आ जाएगा, ओमेगा L का स्क्वायर आ जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर, और जो E के नीचे जो अंडर रूट में पार्ट है ये हमारा क्या कहला जाएगा, यहाँ पे इम्पीडेंस कहला जाएगा। ऐसे जैसे रिएक्टेंस था, अब ये इम्पीडेंस, मतलब कि एक तरह से रेजिस्टेंस ही होते हैं हमारे ये भी। तो इंडक्टर हो गया या कैपेसिटर होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस ना बोल के हम क्या बोल रहे थे, रिएक्टेंस बोल रहे थे, और कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे। तो I इक्वल्स टू E अपॉन Z, जिसे Z को क्या बोलते हैं हम, इम्पीडेंस, और यहाँ पे Z की जो वैल्यू है LR कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो आती है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए हम tan फाई निकालेंगे, tan फाई कितना आ जाएगा यहाँ से, VL अपॉन VR। VL की वैल्यू होती है I इंटू XL, XL को हम ओमेगा लिख सकते हैं, VR I इंटू R, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा डायरेक्शन निकल के ये आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को किससे डिनोट करा जाता है, cos फाई से, और cos फाई आप इसमें ट्राइंगल में लगाओगे तो cos फाई क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बल्कि बेस कितना है, VR है,
और हाइपोटेन्यूज कितनी है, ई है, तो वी आर अपॉन ई। वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू आर, और ई की वैल्यू भी कैलकुलेट करी थी, आई इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा और आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और इसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, तो आर अपॉन जेड। पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, आर अपॉन जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सी आर सीरीज सर्किट। इसमें कैपेसिटर होगा और हमारे पास एक रजिस्टर होगा, जिसका रेजिस्टेंस हम क्या मान के चलते हैं, आर मान के चलते हैं। सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी हमारे पास वीसी होगी, और आर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वी आर, और ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन एक ईएमएफ से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो वीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, आई इंटू एक्सी, और एक्सी को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन ओमेगा सी, और वी आर की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू आर। फिर से यहाँ पे ई वीसी और वी आर में निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में जो रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है, जो करंट और ईएमएफ होता है वो सेम फेज में होता है। कैपेसिटर में जो ईएमएफ होता है वो लैग करता है बाय करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2, मतलब कि ईएमएफ पीछे चलता है कैपेसिटर में। तो हमने एक्स एक्सिस पे आई और वी आर को माना है, तो पीछे चल रहा है, तो मतलब कि आपका वाई डैश एक्सिस पे क्या आ रहा होगा, ये वीसी आ रहा होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट हम क्या मान के चलते हैं, ई, और जो एंगल है, जो ई ने एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाया होगा वो कितना बनाया होगा, 5। फिर से वही ट्राइंगल लेके चलेंगे ओ ए बी, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमारे आ जाएगा ई स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। वी आर की वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे वी सी की वैल्यू पुट करेंगे, आई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, और एक्स सी को हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ओमेगा सी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आएगी, ई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसे भी इम्पीडेंस बोला जाता है। ये कैपेसिटर का इम्पीडेंस आता है। सिमिलर बिल्कुल सेम टॉपिक है, बस इंडक्टर में हमने एक्सएल की वैल्यू को ओमेगा एल पुट किया था, यहाँ पे एक्स सी को हम क्या पुट कर रहे हैं, वन अपॉन ओमेगा सी पुट कर रहे हैं। बिल्कुल सेम टॉपिक है पिछले वाले जैसा ही। डायरेक्शन के लिए tan फाई यूज करेंगे, वीसी अपॉन वी आर, फिर से वैल्यू पुट करेंगे, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वन अपॉन ओमेगा सी और आर, और ये आ जाएगा वन अपॉन ओमेगा सी आर आ जाएगा। पावर फैक्टर के लिए हम यूज करेंगे cos फाई, cos फाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी आर अपॉन ई, ई की वैल्यू पुट करेंगे, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और बच जाएगा हमारे पास ई। और जो अंडर रूट में ये पोर्शन आ रहा है, इसे हमने अभी बताया था, ये इंपीडेंस होता है, ये आर बाय जेड होता है। तो पावर फैक्टर कितना आता है, आर बाय जेड आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एलसीआर सीरीज सर्किट। इसमें तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, एलबी, सीबी और आर, मतलब कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में। वोल्टेज इनके अक्रॉस मान लेते हैं वीएल, वीसी और वीआर, और पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो हमारा ईएमएफ है वो ई है। तो वीएल की जो वैल्यू हो जाएगी आई इंटू एक्सएल हो जाएगी, और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, वीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू एक्सी, और वीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू आर। इन तीनों में हमें रिलेशन निकालना है, ई, वीएल, वीसी और वीआर में अगर रिलेशन निकालना है तो उसके लिए भी क्या बनेगा, फेजर डायग्राम बनेगा। तो एक्स एक्सिस पे तो हमने क्या माना है, करंट और रेजिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सेम फेज में। इंडक्टर हमारा क्या करता है, करंट से लीड करता है, तो वो कौन से एक्सिस पे आ जाएगा, ओ वाई पे आ जाएगा। और कैपेसिटर का जो ईएमएफ होता है वो करंट से क्या करता है, लैग करता है, तो वो ओ वाई डैश पे आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो वीएल है वो एक्सीड कर रहा है किससे, वीसी से। जो ईएमएफ है इंडक्टर का वो लीड करता है, जबकि जो कैपेसिटर का ईएमएफ होता है वो क्या करता है, लैग करता है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वीएल माइनस वीसी, और डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ वीएल होगा, मतलब कि जिस तरफ आपका ईएमएफ ज्यादा होगा, जो कि ओ वाई डायरेक्शन है। तो वीएल माइनस वीसी आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। अब VL माइनस VC और VR का जो रिजल्टेंट है वो हम क्या मान के चल रहे हैं, E मान के चल रहे हैं, जिसने फेज एंगल कितना बनाया है, फाई बनाया है। अब ये ट्रायंगल मान के चलेंगे OAB, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद इनकी वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, ई स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद इसमें से कॉमन लिया जाएगा। कॉमन लेने के बाद हमारा रिलेशन बैठेगा कुछ इस तरह से, आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। और जो ये वैल्यू आई है यही हमारा क्या कहला जाता है, सीरीज एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस कहला जाता है, जिसे हम जेड से डिनोट करेंगे। डायरेक्शन के लिए हम फिर से tan फाई निकालेंगे। tan फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, VL माइनस VC अपॉन R, इनकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके हमारा आ जाएगा ओमेगा L माइनस वन अपॉन ओमेगा C अपॉन R आ जाएगा। ये हमारा डायरेक्शन आ जाएगी। और पावर फैक्टर के लिए हम क्या निकालेंगे, cos फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, VR अपॉन E, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर से दोबारा से आ जाएगा R बाय Z आ जाएगा। और Z सब केसेस में अलग, LR में अलग आता है, CR में अलग आएगा, और LCR सीरीज सर्किट में अलग आएगा Z की वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक एलसीआर सीरीज सर्किट से ही रिलेट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। अब रेजोनेंस होता क्या है, जो आरएमएस वैल्यू होती है करंट की, वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और एक्सएल की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा सी। जब ओमेगा की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे होंगे तो इंडक्टिव जो
रिएक्टेंस होगा वो तो लीड कर रहा होगा, मतलब कि हाई हो रहा होगा, लेकिन ओमेगा के इंक्रीज होने से जो एक्सी की वैल्यू है वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। लेकिन जब ओमेगा को डिक्रीज करेंगे तो एक्सएल डिक्रीज होगा और एक्सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू आएगी, ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी जब दोनों के दोनों एक्सएल और एक्सी मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिल्कुल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम जस्ट इक्वल टू ईच अदर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमने डिनोट किया है ओमेगा नॉट से। तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। ओमेगा नॉट एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आपका क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोनों इक्वल हो गए, ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, और आ जाएगा 1 अपॉन एल सी, और ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अगर ओमेगा नॉट को आप ब्रेक करो 2 पाई और न्यू नॉट में, हम दूसरी लीनियर फ्रीक्वेंसी में ब्रेक कर सकते हैं, तो न्यू नॉट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी आ जाएगा। और अब रेजोनेंस कंडीशन पे होता क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन कौन सी बताई गई थी अभी, ओमेगा नॉट एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है, वही कंडीशन हमारी रेजोनेंस की कंडीशन आती है। अगर रेजोनेंस की कंडीशन आती है, हमारे पास Z की वैल्यू हमने एलसीआर सीरीज सर्किट में बताई थी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और ओमेगा नॉट क्यों ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम किया जा रहा है यहाँ पे। तो ओमेगा नेट और ओमेगा नॉट एल और ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा जो Z की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, आर, मतलब कि प्योर ओमिक रेजिस्टेंस बन जाएगा। और अगर रेजोनेंस होता है तो हमें क्या क्या चीजें पता लगती हैं, एक तो हमारा रिएक्टिव जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे। Z किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सर्किट कैसे बिहेव करेगा, रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, और रजिस्टर में ईएमएफ और करंट क्या होता है, सेम फेज में होता है। और इस क्योंकि प्योर ओमिक रेजिस्टेंस है तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये इसका ग्राफ, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता रहेगा आपका पहले वैल्यू इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या शो करेगा, मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। शार्पनेस का मतलब ये होता है कि करंट की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, और करंट की वैल्यू मैक्सिमाइज तभी हो सकती है जब रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, कम हो सकता है। और सीरीज एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस या इंपीडेंस तभी कम हो सकता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तब Z की वैल्यू प्योरली क्या हो जाती है, ओमिक हो जाती है, और आपका जो करंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। या हम कह सकते हैं जो हमारा एलसीआर सीरीज सर्किट है वो क्या हो जाएगा, मोर शार्प या मोर सिलेक्टिव हो जाएगा, जिसका ग्राफ ये शो किया है, जिसमें 3 रेजिस्टेंस लिए R1, R2 और R3। R1 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है और R3 का सबसे कम है। तो रेजिस्टेंस जब सबसे कम होगा तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी, और एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये काम किया जा रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर का, वो कितना आता है, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। क्वालिटी फैक्टर की एक और डेफिनेशन बन जाती है, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द अप्लाइड वोल्टेज। अगर अप्लाई करें इसे तो Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, VL अपॉन VR। VL कितना हो जाएगा, I इंटू XL, और VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I अपॉन I इंटू R, I से I कैंसिल, XL को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, और ओमेगा क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम हो रहा है तो ओमेगा नोट आएगा, तो ओमेगा नोट एल। और यही हमारा किसका फॉर्मूला आता है, ऊपर शार्पनेस का भी फॉर्मूला आता है। तो ऐसे भी हम क्या निकाल सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला और आ सकता है, क्योंकि ओमेगा नॉट किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये कब पढ़ा था अभी फॉर्मूला, जब हमारा कंडीशन आई थी, रेजोनेंस की कंडीशन आई थी। तो ये वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारा एक और फॉर्मूला बन जाएगा क्वालिटी फैक्टर का, वो आता है 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल बाय सी। तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है पावर ऑफ एन एसी सर्किट आता है। पावर का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए, एक तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की और इंस्टेंटेनियस करंट की। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी मान के चल रहे हैं, और I की वैल्यू को हम I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव क्या होगा यहाँ पे, फेज एंगल होगा। हम मान के चल रहे हैं कि करंट ईएमएफ से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ फाइव मान के चल रहे हैं। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा जो ईएमएफ और जो करंट है वो थोड़े टाइम के लिए, dt टाइम के लिए क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो dw इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, EI इंटू डी। ये फॉर्मूला कहां से है, W इक्वल्स टू V इंटू Q, और Q को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू T लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पावर ऑफ एन एसी सर्किट। पावर ऑफ एन एसी सर्किट कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इनटू इंस्टेंटेनियस करंट।
तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की मल्टीप्लाई अगर इंस्टेंटेनियस करंट से करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज पावर। इसके लिए हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ मानी है E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू हमने मानी है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 मतलब ये मान के चल रहे हैं कि करंट हमारा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ईएमएफ से बाय फेज एंगल ऑफ 5। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं जो हमारा ईएमएफ और करंट है थोड़े टाइम के लिए dt टाइम के लिए क्या है, कांस्टेंट है, और तब कांस्टेंट है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कितनी हो जाएगी, dw इक्वल्स टू E इंटू I इंटू dt। ये फॉर्मूला कहां से आता है, ये फॉर्मूला वहीं से आता है, w इक्वल्स टू V इंटू Q, और Q को हमने क्या लिखा था, IT, वहां से ये फॉर्मूला आ जाता है। E और I की हम वैल्यू पुट करेंगे, और E और I की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा कुछ ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि हम क्या लगा सकें, फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला किसका लगाएंगे, 2 sin A sin B का, जो मैंने साइड में लिखा हुआ है 2 sin A sin B क्या होता है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अप्लाई करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे ओवर अ साइकिल। तो ओवर अ साइकिल इंटीग्रेट करेंगे तो E नोट I नोट अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, ओवर अ साइकिल हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो cos फाई तो हमारा बाहर आ जाएगा, और 1 इंटू dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा t, और फिर cos 2 ओमेगा t फाई का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा, sin 2 ओमेगा t प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा, और 0 टू t हमें इसकी क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है। तो cos फाई तो बाहर, t की लिमिट पुट करेंगे तो t माइनस 0। जब दूसरे वाले सेक्शन में हम इसमें साइन वाले में लिमिट पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू को हमें क्या पुट करना है, 2 पाई अपॉन t पुट करना है, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये साइन 4 पाई प्लस 5 बच रहा है, और साइन 4 पाई प्लस 5 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, साइन 5 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे सॉल्व करके साइन 5 अपॉन 2 ओमेगा, और नेक्स्ट जब 0 पुट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन 5 अपॉन 2 ओमेगा, ब्रैकेट ओपन करते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव हो जाएगी एक पॉजिटिव हो जाएगी, जिससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा जो रिलेशन बचेगा एग्जैक्टली वो बचेगा E नोट I नोट बाई 2 इंटू टी कॉस 5। टी को हम क्या लेकर जाएंगे, वर्क डन के नीचे लेके चले जाएंगे, और 2 को हम ब्रेक कर लेंगे √2 और √2 में। तो वर्क डन अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, एवरेज पावर होता है। E नोट अपॉन 2 हमारी क्या होती है, RMS वैल्यू होती है ईएमएफ की, और I नोट अपॉन 2 हमारी क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है RMS में, और cos फाई हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो एवरेज पावर का हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ERMS इंटू IRMS को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर, और cos फाई हमारे पास क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो एवरेज पावर का एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, एपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर। अब इसमें केसेस बनते हैं, अगर हम ये फॉर्मूला लेके चलें एवरेज पावर का, तो अगर हमारे पास केवल रजिस्टर हो तो रेजिस्टेंस में फाई की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 0 होती है, इंडक्टर में फाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 90 होती है, तो एवरेज पावर सॉल्व करते ही हमारी 0 आ जाएगी। तो कैपेसिटर में भी फाई की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, क्योंकि कोई लीड ईएमएफ या तो लीड कर रहा होगा या लैग कर रहा होगा, तो वहां से फेज एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। तो 90 रखते ही हमारा जो एवरेज पावर इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए हमारे पास Z की वैल्यू, cos फाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, वो कितनी थी, R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता है एक्चुअली क्या है, ट्रांसफॉर्मर वो डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज एट हाई करंट को हाई वोल्टेज एट लो करंट में, या वाइस वर्सा। लो वोल्टेज एट हाई करंट को किसमें कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज एट लो करंट में कन्वर्ट करेगा, और इसका अपोजिट भी होगा। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमारे पास 2 कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, जो कि एक सॉफ्ट आयरन कोर पर वाउंड होती है। और एसी इनपुट हम प्राइमरी कॉइल में अप्लाई करते हैं, और आउटपुट कहां पे लेते हैं, हम सेकेंडरी कॉइल में लेते हैं। और एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को लैमिनेट भी करते हैं। 2 तरह के ट्रांसफॉर्मर हमारे पास होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स से। एनएस और एनपी मैंने शो किया, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और एनपी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न होंगे और प्राइमरी कॉइल में कम टर्न होंगे। और सेकेंडरी कॉइल जो होगी वो थिन वायर से बनेगी, और जो प्राइमरी कॉइल होगी वो थिक वायर से बनेगी। तो प्राइमरी कॉइल यहाँ पे थिक वायर से बन रही है, और सेकेंडरी कॉइल किससे बन रही है, थिन वायर से बन रही है। तो ये कन्वर्ट किसको करता है, इट कन्वर्ट लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट को। ये थिन और थिक की वजह से क्या होता है, एरिया बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जिसकी वजह से करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, आपका प्राइमरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स होते हैं। और यहाँ पे आपकी जो वायर होती है, प्राइमरी कॉइल किससे बनी होती है, थिन से बनी हुई होती है, और सेकेंडरी कॉइल थिक वायर से बनी हुई होती है। और ये कन्वर्ट क्या करता है, हाई वोल्टेज एट लो करंट को लो वोल्टेज एट हाई करंट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसकी थ्योरी क्या आती है,
When alternating EMF is applied across primary coil, input voltage keep on changing. प्राइमरी कॉइल पे हमने जब AC अप्लाई करी तो इनपुट वोल्टेज की वजह से क्या होगा, इनपुट वोल्टेज चेंज होना शुरू होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज लिंक अप हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंक होते ही यहाँ पे क्या जनरेट हो सकता है, इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा, वही हमें कैलकुलेट करना है इसमें। थियोरेटिकली ये मान के चलते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है लिंक विद टू कॉइल आर प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ टर्न्स। ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो वैसे पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली मान सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो अपने नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। तो प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल के टर्न्स पे डिपेंड करेगा, ऐसी सेकेंडरी वाला डिपेंड करेगा। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एक रिलेशन आ जाएगा ϕs/ϕp इक्वल्स टू ns/np। यहाँ से ϕs की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, d∅s/dt इक्वल्स टू ns/np इंटू d∅p/dt। और फैराडे लॉ फॉर्मूले के E इक्वल्स टू क्या होता है, फैराडे लॉ से E इक्वल्स टू -d∅/dt होता है, तो उससे आ जाएगा -es और ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ EP। और जो यहाँ पे ns/np का जो रेशियो होता है उसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या K से भी हम क्या कर सकते हैं, उसे डिनोट कर सकते हैं। और हम ये एज्यूम मान के चल रहे हैं कि इसमें पावर लॉस हो ही नहीं रही है। अगर पावर लॉस या एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो इनपुट पावर किसके इक्वल होगी, आउटपुट पावर। पावर कैसे निकालेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में ES इंटू IS से, और आउटपुट पावर कैसे निकाल सकते हैं, EP/IP। सॉरी, इनपुट पावर क्या हो जाएगी हमारी EP इंटू IP, और आउटपुट पावर हमारी क्या हो जाएगी, ES इंटू IS। इन्हें रीअरेंज करेंगे तो ES/EP क्या आ जाएगा, IP/IS आ जाएगा। मतलब अगर आपका ES ग्रेटर है, ES बढ़ रहा होगा, तो उसका मतलब आपका IS क्या कर रहा होगा, डिक्रीज करेगा ही करेगा। इसी से डेफिनेशन आती है आपकी हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट, या लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट। ये टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ में आएगा। अगर किसी को क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दिस इज आशीर्वाद सैनी साइनिंग ऑफ।